कई वर्षों से रूस को यूक्रेन पर बड़ा फायदा रहा है। ग्लाइड बम जो हजारों की संख्या में यूक्रेन पर बरसाए जा रहे हैं, फ्रंट लाइन के पीछे से लॉन्च किए जा रहे हैं और यूक्रेन के शहरों में गिर रहे हैं। यूक्रेन इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था और अब उसके पास एक जवाब है। यूक्रेन ने ऐसी चीज बनाई है जिससे रूस की फ्रंट लाइन नर्क बन गई है। सफेद झंडे लहराने लगेंगे, पुतिन के पिट्ठू सरेंडर की भीख मांगेंगे। इक्वलाइजर आ गया है, इसे सिर्फ एक मिशन के लिए बनाया गया है, रूस को सजा दो। अब यूक्रेन के पास ऐसा हथियार है जैसा उसने पहले कभी नहीं बनाया। जब हम बनाया कहते हैं, यही इक्वलाइजर को महत्वपूर्ण बनाता है। एक ऐसा हथियार जो 17 महीनों में तैयार हुआ है और ब्रेव वन नेटवर्क का उत्पाद है, जो यूक्रेन को उन कंपनियों में निवेश करने में सक्षम बनाता है जो रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार बना रही है। अब यहां है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने इसे गेम चेंजर बताया है। यूक्रेन के स्टैंडऑफ गोला बारूद को बड़ा बढ़ावा मिला है। इक्वलाइजर कोई काल्पनिक हथियार नहीं है जो यूक्रेन की सेना तक पहुंचने में महीनों लगेंगे। यह परीक्षण हो चुका है, तैयार है और रूस को बर्बाद करेगा। द ब्रेव वन एक्स अकाउंट ये स्पष्ट करता है और नए बम की कुछ मूल जानकारी देता है। ब्रेव वन ने कहा कि यूक्रेन के पास निर्देशित हवाई बम नहीं थे, अब उसके पास है। फिर हमें इक्वलाइजर की जरूरी जानकारी मिलती है। डीजी इंडस्ट्री, जो एक ब्रेव वन प्रतिभागी है, ने सभी आवश्यक परीक्षण पूरे कर लिए हैं और 17 महीनों की विकास प्रक्रिया के बाद इस हथियार को युद्ध के लिए तैयार घोषित किया है। इस बम का 250 किलोग्राम वारहेड दुश्मन की पंक्तियों के पीछे दर्जनों किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकता है और इसे पूरी तरह खुद डिजाइन किया गया है, ना कि किसी पश्चिमी या सोवियत सिस्टम से कॉपी। यहाँ समझने के लिए बहुत कुछ है और हम थोड़ी ही देर में इसमें और गहराई से जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये एक नई तरह का गाइडेड बम है जिसे यूक्रेन ने घरेलू स्तर पर बनाया है, यानी ये किसी भी विदेशी सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जोरदार हमला करता है, रूसी मोर्चे के पीछे के नज़दीकी इलाकों तक उड़ सकता है और इसे यूक्रेन ने यूक्रेन के लिए डिज़ाइन किया है ताकि पुतिन के सैनिकों को मोर्चे पर और उसके पार डराया जा सके। और भी बहुत कुछ है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इन नए बमों की पहली खेप का ऑर्डर पहले ही दे दिया है और पायलट इनका इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं इसी वक्त। ब्रेव वन ने कहा कि युद्ध में तैनाती करीब है, रूसी सैनिकों को अंदाजा नहीं कि आगे क्या होगा। यूक्रेन ने यहाँ जो हथियार बनाए हैं वे उसे युद्ध में रूस के बराबर कर देते हैं जिसमें वह पिछड़ रहा था, इसीलिए इसका नाम इक्वलाइजर रखा गया है। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार इस नई ग्लाइड बम का आधिकारिक यूक्रेनी नाम वीरिवन्युवाच है, जिसका अंग्रेजी में मतलब इक्वलाइजर होता है और इसे यूक्रेन के लगभग किसी भी फाइटर जेट से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें वे पश्चिमी एयरफ्रेम भी शामिल है जो यूक्रेन को उसके साझेदारों से मिले हैं। अब इससे हम आसानी से उस जानकारी पर आ जाते हैं जो अब तक इक्वलाइजर के बारे में हमें पता है। इसका वजन 250 किलोग्राम है। यूक्रेन ने कहा है कि ये हथियार दर्जनों किलोमीटर तक उड़ सकता है। हम मान सकते हैं कि इक्वलाइजर 50 से 100 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। इस हथियार के तैनात होते ही और रूसी सैनिकों पर गिरते ही ज्यादा जानकारी मिलेगी। हालांकि ये स्पेसिफिकेशन पूरी कहानी नहीं बताते। वे बताते हैं कि इक्वलाइजर एक साधारण ग्लाइड बम है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका संकेत ब्रेव वन के उस दावे में मिलता है कि ये हथियार पश्चिम द्वारा दिए गए किसी भी सिस्टम या रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए किसी भी ग्लाइड बम की कॉपी नहीं है। ये इक्वलाइजर और पहले के ऐसे बमों में तकनीकी अंतर दिखाता है। रूसी ग्लाइड बम अपेक्षाकृत साधारण हथियार है। रूस एक सोवियत युग के फैब बम पर विंग किट लगाता है जिसे कभी ग्लाइड करने के लिए नहीं बनाया गया था और उसके पास एक हथियार तैयार हो जाता है। वे किट्स खास तौर पर सटीक नहीं होती। उन्हें निश्चित रूप से एक अनिर्देशित बम को सटीक हथियार में बदलने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन ये किट्स रूसी फैब बमों को ज्यादा रेंज देती हैं, जो जब कुछ बुनियादी गाइडेंस सिस्टम्स के साथ मिलती हैं तो उन्हें यूक्रेन की सीमा के अंदर और अपने लक्ष्यों के करीब तक मार करने की क्षमता देती हैं। रूस के लिए ये ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका निशाना चूक जाए जब तक उसके ग्लाइड बम यूक्रेनी किसी चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के लिए असटीक हथियार
कभी समाधान नहीं है। इक्वलाइजर कोई विंग किट नहीं है, यह एक विशेष रूप से बनाया गया हथियार है जिसे शुरू से ही एयर फ्रेम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें विंग किट नहीं है, सिर्फ बम में पंख है। ये पुराने को ज्यादा उपयोगी बनाने की प्रक्रिया नहीं है। ये नया हथियार रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सिग्नल जैमिंग को मात देने के लिए बना है, जिससे ये 250 किलोग्राम विस्फोटक कमांड पोस्ट, किलेबंदी, लॉजिस्टिक केंद्रों और फ्रंट लाइन के पीछे यूक्रेन द्वारा पहचाने गए दुश्मन के लक्ष्यों पर प्रहार कर सके। तो हम जानते हैं कि इक्वलाइजर खास मकसद के लिए बनाया गया है। ये सस्ता भी है। ये जॉइंट डायरेक्ट अटैक मिनिशन एक्सटेंडेड रेंज यानी JDAM-ER किट्स से काफ़ी सस्ता है, जो यूक्रेन को अमेरिका से मिल रही हैं। JDAM-ER इक्वलाइजर नहीं बल्कि रूस के ग्लाइड बमों जैसे है, क्योंकि ये विंग किट्स है जो अनिर्देशित बमों पर लगती है। और भले ही यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की तुलना में ये बहुत महंगे नहीं है, फिर भी इनकी कीमत अच्छी खासी है। 6 मई की एक रिपोर्ट में डिफेंस एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि यूक्रेन जो 1532 नई JDAM-ERs की खेप अमेरिका से खरीद रहा है, उसकी कीमत $373.6 मिलियन होगी। इससे हमें औसतन प्रति यूनिट लागत $2,43,864 मिलती है, जिसमें खुद किट्स के साथ साथ JDAM-ER के साथ आने वाले सभी अतिरिक्त सामान जैसे फ्यूज, कंपोनेंट्स और अन्य संबंधित सेवाएं शामिल हैं। इसकी अहमियत ये है कि इक्वलाइजर यूक्रेन के लिए JDAM-ER की कीमत का लगभग 1/3 होगा। इस प्रति यूनिट कीमत के अनुसार इक्वलाइजर अपने सभी कंपोनेंट्स के साथ यूक्रेन को लगभग $81,300 का पड़ेगा। यूक्रेन को एक की कीमत में 3 हथियार मिलते हैं, गाइडेड बम JDAM-ER जैसी स्पेसिफिकेशन के साथ, लेकिन कीमत 1/3। यूक्रेन को पैसे बचाने की जरूरत है। जैसा कि BBC ने मार्च में खुलासा किया था, यूक्रेन सरकार को अपने बजट में $45 अरब की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो लगभग पूरी तरह से रूस के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए फंडिंग करने की वजह से है। यूक्रेन को यूरोपीय संघ से मिलने वाला $105 अरब का ऋण बजटीय कमी में मदद करेगा, लेकिन उसे खर्च कम करने के उपाय भी अपनाने होंगे और रूस को भी नुकसान पहुंचाना होगा। द इक्वलाइजर यही करता है। रूस सस्ते ग्लाइड बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा है तो यूक्रेन भी बेहतर वर्जन बना रहा है, और वो भी कम लागत में, ताकि युद्ध के खतरनाक इलाकों में बराबरी हो सके। हमें और क्या पता है। सोफेक्स के अनुसार यूक्रेन ने इक्वलाइजर को बहुप्रकारी और उपयोग में आसान बनाने पर ध्यान दिया है। नई गाइडेड बम 30 मिनट से कम में तैयार हो जाती है, जिससे तुरंत प्रतिक्रिया वाली उड़ानें संभव हो जाती हैं। जैसे ही यूक्रेन किसी लक्ष्य की पहचान करता है, इक्वलाइजर लोड किए जा सकते हैं और एक फाइटर जेट उतने ही कम समय में हवा में जा सकता है जितना समय एक पिज्जा डिलीवर होने में लगता है। सोफेक्स बताता है कि इक्वलाइजर ऑल वेदर हथियार है और किसी भी समय लॉन्च हो सकता है। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है, जितना कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से उतना ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। बिल्कुल, ऐसा हथियार होना हमेशा फायदेमंद होता है जो बारिश हो या धूप अपने लक्ष्य को मार सके। लेकिन जैसे ही पहले इक्वलाइजर गिरने शुरू होंगे और पुतिन के गुर्गे जान जाएंगे कि वे इसकी विनाशकारी ताकत से कभी भी सुरक्षित नहीं हैं, वे डर जाएंगे। इक्वलाइजर हमले की धमकी भी रसद को बाधित करने और रूसी कमान में हस्तक्षेप करने के लिए काफी हो सकती है। हम देख सकते हैं कि रूस की रसद संचालन और कमान संरचनाएं पीछे हट जाए ताकि वे इसकी पहुंच से बाहर रहें। यह रूस की अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को प्रभावित करेगा, जो यूक्रेन के ड्रोन से भरे इलाकों से गुजरते हुए हर महीने लगभग 35,000 हताहत झेल रहे हैं। अब बड़ा सवाल है, यूक्रेन इक्वलाइजर कैसे लॉन्च करेगा? हमने इस सवाल का जवाब वीडियो में पहले ही इशारे में दिया था। ये एक गाइडेड बम है, इसलिए इसे स्वाभाविक रूप से फाइटर जेट से गिराया जाएगा। जहां तक किस प्रकार के जेट्स की बात है, हमें इसका एक जवाब उस वीडियो में मिला जो ब्रेव 1 ने एक्स पर इस नए हथियार की घोषणा के साथ जारी किया था। वीडियो में दिखाया गया है कि इक्वलाइजर को SU-24 फेंसर जेट से छोड़ा जा रहा है, जिससे साफ है कि यूक्रेन अपने नए हथियार को इतना बहुप्रकारी बना रहा है कि उसके सोवियत युग के एयर फ्रेम भी रूस के पीछे के इलाकों को निशाना बना सके। ये समझदारी है। SU-24 जैसे जेट्स रूसी वायु रक्षा प्रणालियों के लिए तब कमजोर हो जाते हैं जब उन्हें फ्रंट लाइन के आसपास उड़ान भरनी पड़ती है, लेकिन जब उन्हें हवा में ऊपर जाकर और दर्जनों किलोमीटर दूर से एक गाइडेड बम छोड़ने का काम सौंपा जाता है,
तो उन्हें कम खतरा होता है और सारा काम खुद बम ही करता है। रूस ने यह रणनीति सालों तक यूक्रेन पर प्रभावी ढंग से अपनाई थी। अब यूक्रेन पुतिन के खिलाफ यही कर रहा है। उसी वीडियो से हमें यह भी पता चलता है कि इक्वलाइजर असल में कैसे काम करता है। ग्लाइड बमों और दूसरे गाइडेड हथियारों के विपरीत इक्वलाइजर के पंख रिलीज होते ही तुरंत फैल जाते हैं। बम के नीचे लगे लक्स दिखाते हैं कि इक्वलाइजर रूसी ग्लाइड बमों की तरह काम करेगा, यानी पंख खुलने से पहले सही दिशा में पलटता है। हालांकि पंखों का तुरंत खुलना यह दर्शाता है कि इक्वलाइजर ये काम रूसी ग्लाइड बॉम्ब की तुलना में तेजी से कर लेता है। यह जरूरी है। इक्वलाइजर जितनी जल्दी सीधा होगा उतना ही ज्यादा समय पंखों के असर और बम की रेंज बढ़ाने को मिलेगा। बम के पिछले हिस्से में बड़े क्रूसीफॉर्म टेल फिन्स भी इक्वलाइजर को स्थिर करने में भूमिका निभाएंगे, चाहे वह शुरुआती पलटने की अवस्था में हो या अपने लक्ष्य की ओर उड़ रहा हो। आइए एयर फ्रेम्स पर लौटे। ब्रेव 1 के वीडियो से साफ है कि SU-24 इक्वलाइजर के साथ संगत है। यह अच्छी शुरुआत है, लेकिन यूक्रेन के अन्य फाइटर जेट्स का क्या? अन्य सोवियत युग के एयर फ्रेम्स भी इक्वलाइजर के अनुकूल हो सकते हैं। द वॉर जोन TWZ के अनुसार यूक्रेन ने Su-27 फ्लैंकर और MiG-29 फुलक्रम का उपयोग पश्चिमी गाइडेड गोला बारूद जैसे JDAM-ER, स्मॉल डायमीटर बम और फ्रांस के हैमर बम ले जाने के लिए किया है। इक्वलाइजर के आकार के अनुसार दोनों एयरफ्रेम्स इसे ले जा सकते हैं। इससे लगता है कि यूक्रेन ने अपने अन्य सोवियत जेट्स में भी ये संगतता विकसित कर ली है या कर रहा है। यही बात Su-25 फ्रॉकफुट अटैक जेट्स पर भी लागू होती है, जिन्होंने पहले हैमर बम गिराए हैं, इसलिए वे भी इक्वलाइजर को रूसी ठिकानों की ओर भेज सकते हैं। यूक्रेन के पश्चिमी एयरफ्रेम्स भी संभवतः संगत होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा और काम जरूरी है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार यह बम यूक्रेन के F-16 और मिराज फाइटर जेट से लॉन्च हो सकता है। इन जेट्स को युद्ध में इक्वलाइजर लॉन्च से पहले अतिरिक्त प्रमाणन चाहिए। फिर भी ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, खासकर अगर यूक्रेन ने इक्वलाइजर और इन जेट्स की अनुकूलता दिखा दी है। अगर प्रमाणन मिल गया तो यूक्रेन को 6 मिराज एयरफ्रेम्स और लगभग 80 उड़ान योग्य F-16 मिलेंगे, जो इक्वलाइजर लॉन्च कर सकते हैं। चर्चा है कि फ्रांस अपने सभी 26 मिराज जेट्स यूक्रेन को देगा, जैसा यूरो मैदान प्रेस ने जनवरी में बताया। तो अगर ऐसा होता है तो हम देख सकते हैं कि यूक्रेन को और भी ज्यादा हवाई ताकत मिल सकती है। यूक्रेन के लिए बहुमुखी क्षमता बहुत जरूरी है। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के शस्त्रागार में लगभग हर फाइटर जेट वह हथियार लॉन्च करने में सक्षम होगा जिसे रूस ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यूक्रेन विकसित कर पाएगा। तो फिलहाल इक्वलाइजर के बारे में हमारे पास इतनी ही जानकारी है। इस नए हथियार के बारे में अब भी एक रहस्य का माहौल बना हुआ है। ब्रेव 1 ने अभी अभी दुनिया के सामने आकर एक बड़ा खुलासा किया है और अब वह इस खबर को फैलने दे रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं कि रहस्य का माहौल है तो हमारा मतलब सचमुच वही है। इक्वलाइजर शायद एक और प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है जिसे यूक्रेन विकसित कर रहा है। इस हथियार के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। इससे पहले कि हम इन सब बातों में गहराई से जाएं, यह एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। चलिए वापस 2024 में चलते हैं। सही कहे तो सितंबर 2024 में इसी महीने यूक्रेनी Su-24 फाइटर जेट के पंख के नीचे लगे एक रहस्यमय हथियार की फुटेज सामने आई। यही वही प्रकार का जेट है जिसने ब्रेव 1 वीडियो में इक्वलाइजर छोड़ा था और सितंबर 2024 में जो रहस्यमय हथियार दिखाई दिया उसमें भी कई समानताएं थी। एक टेलीग्राम पोस्ट के मुताबिक यह वीडियो अगस्त 2024 का है जिसमें Su-24 नए निर्देशित हवाई बम का उड़ान परीक्षण करता दिख रहा है। हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। स्टेटस 6X अकाउंट ने अनुमान लगाया कि वह रहस्यमय हथियार पल्यानित्सिया ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड का शुरुआती संस्करण हो सकता है जिसे उस समय यूक्रेन विकसित कर रहा था। उस समय की एक TWZ रिपोर्ट ने उस रहस्यमय हथियार पर करीब से नजर डाली और यह नोट किया कि उसमें एक नाक, मध्य भाग और पिछला हिस्सा था, जो ये संकेत देता है कि उसमें एक विंग किट का इस्तेमाल किया गया था।
जिससे एक साधारण बम को ग्लाइड बम में बदला जा सकता है। लेकिन शुरुआती उपस्थिति के बाद वह रहस्यमय हथियार गायब हो गया। क्या इक्विलाइजर उस रहस्यमय बम का नया रूप हो सकता है? अगर ऐसा है तो ब्रेव वन और यूक्रेन चुप है। TWZ ने प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया है कि इन हथियारों में संबंध है या नहीं। स्रोत ने बताया कि समय सीमा पूरी तरह मेल नहीं खाती। द इक्वलाइजर का विकास दिसंबर 2024 में शुरू हुआ, जो Su-24 बम की फुटेज सामने आने के कुछ महीनों बाद है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि असली बम विकास प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। हो सकता है वह एक प्रोटोटाइप रहा हो जिसे यूक्रेन ने रद्द कर दिया, या फिर उसी को आधार बनाकर इक्वलाइजर विकसित किया गया हो। शायद हमें कभी पता न चले। और यूक्रेन समझदारी दिखा रहा है कि वो उस नए हथियार के विकास के बारे में कुछ भी साझा नहीं कर रहा जिसे रूस को तकलीफ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। कुछ रहस्य इक्वलाइजर से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, अभी भी नहीं पता कि इक्वलाइजर के अंतिम वर्षन में प्रणोदन प्रणाली या इंजन होगा या नहीं। शायद इसमें इंजन नहीं होगा क्योंकि इंजन इक्वलाइजर रूसी वायु रक्षा द्वारा आसानी से पकड़ा जा सकता है, जो नुकसान है। हालांकि यूक्रेन के पास यह विकल्प खुला हो सकता है कि वह इक्वलाइजर का एक ऐसा वेरिएंट बनाए जो उसके मिड और लॉन्ग रेंज कामिकाजे ड्रोन जैसा हो, या फिर हैमर बम्स की तरह हो जिनमें रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं। शायद ऐसा कुछ पहले से ही बन रहा हो, लेकिन यूक्रेन इक्वलाइजर को बिना प्रणोदन प्रणाली के टेस्ट करना चाहता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या लागत कम रखी जा सकती है और फिर भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हम अभी भी इक्वलाइजर के गाइडेंस सिस्टम के बारे में अनजान हैं। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार ये बम आधुनिक गाइडेंस एल्गोरिदम से बेहतर टारगेटिंग और सटीकता देता है। यह अस्पष्ट विवरण बहुत कुछ नहीं बताता। TWZ के अनुसार इसमें सैटेलाइट नेविगेशन और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का संयोजन हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह रूसी जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से कैसे निपटेगा। फिर से हमें अपने जवाब पाने के लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि इक्वलाइजर तैनात नहीं हो जाता। रूसी सैनिक इसकी क्षमताएं जल्द जान जाएंगे जब उन पर वह कहर बरसाएगा जिसका यह वादा करता है। अब जब हमने इक्वलाइजर के बारे में जितना जानते थे उतना बता दिया है, तो अब मामला गंभीर हो जाता है। यूक्रेन को सच में ऐसे हथियार की जरूरत है और इसके कई कारण हैं। आइए उस नाम से शुरू करते हैं जिसे यूक्रेन ने चुना है, क्योंकि ये बहुत कुछ बताता है कि इक्वलाइजर को इतना महत्वपूर्ण क्या बनाता है। हमने पहले भी बताया था कि रूस के पास यूक्रेन के मुकाबले एक साफ बढ़त कम से कम पिछले कुछ सालों में उसके ग्लाइड बमों के इस्तेमाल की वजह से रही है। सिर्फ आंकड़े ही रूस के इन खतरनाक हथियारों पर निर्भरता की कहानी बयां करते हैं। अप्रैल में कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर एक ही महीने में दागे गए ग्लाइड बमों की संख्या का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस मार्च में रूस ने ऐसे गाइडेड हथियारों के 7,987 बम दागे जो फरवरी की तुलना में 1,500 ज़्यादा थे। पिछला महीना रिकॉर्ड रहा जिसे रूस ने मार्च में तोड़ दिया। रूस सस्ते ग्लाइड बमों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। इनका मुकाबला करने के लिए यूक्रेन अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है। जेमर भी इस्तेमाल हो रहे हैं जो रूसी ग्लाइड बमों को रास्ते से भटका देते हैं। रूसी हमलों में जब सिर्फ बमों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना मकसद हो और मिसाइल ड्रोन सटीक हमले करते हैं तो जैमिंग तकनीक की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। ऐसा भी नहीं है कि रूस पहले बहुत कम ग्लाइड बम गिरा रहा था। 2024 में रूस ने यूक्रेन पर लगभग 40,000 ग्लाइड बम गिराए, यानी औसतन हर दिन 109 बम। 2025 के पहले 11 महीनों में रूस ने 44,000 ग्लाइड बम गिराए, यानी औसतन हर दिन 130 बम। इस क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मार्च में ये करीब 257 बम प्रतिदिन है। रूस को अपने ग्लाइड बमों का फायदा दिख रहा है। इन गाइडेड हथियारों की खासियत है कि ये सस्ते हैं और रूस को 1.5 टन के फैब बमों को घातक हथियारों में बदलने देते हैं। BBC ने 2024 में ग्लाइड बम की चर्चा के दौरान एक रोचक तुलना पेश की थी। रूस को फैब 500 बम को ग्लाइड बम बनाने में सिर्फ $30,000 खर्च होते हैं। नया ग्लाइड बम 200 किलोग्राम से ज़्यादा विस्फोटक ले जा सकता था। इसके विपरीत एक रूसी 152 मिलीमीटर की तोप का गोला
केवल 6.5 किलोग्राम विस्फोटक से भरा होता है। लगभग 31 गुना अधिक विनाशकारी शक्ति, वो भी काफी मामूली कीमत पर। ये ऐसा मौका था जिसे रूस ने तुरंत हासिल करने की कोशिश की और हम ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कितने ग्लाइड बम गिराए गए हैं। इक्वलाइजर यूक्रेन को एक ऐसा हथियार देता है जो रूस के ग्लाइड बमों के समान है और संभवतः उससे भी अधिक सटीक और जेमिंग के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकता है। ये हथियार यूक्रेन के अधिकतर विमानों से दागा हो सकता है और इससे यूक्रेन अपने शस्त्रागार की वह कमी पूरी कर सकता है जिसका रूस सालों से फायदा उठा रहा था। बराबरी हासिल की जा सकती है। हर यूक्रेनी स्थिति पर गिरने वाले ग्लाइड बम के बदले रूस के अग्रिम मोर्चे के पीछे के इलाकों पर इक्वलाइजर से हमला किया जा सकता है। ये सब मानता है कि यूक्रेन इक्वलाइजर का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है। यही बात है जिस पर हम लौटेंगे। मान ले उत्पादन समस्या नहीं होगी और यूक्रेन हजारों इक्वलाइजर बनाएगा। ग्लाइड बम में रूस की बराबरी के साथ यह यूक्रेन के लिए भी बड़ा लाभ है। इक्वलाइजर घरेलू रूप से विकसित किया गया है, इसलिए यूक्रेन को अपनी मिड रेंज स्ट्राइक क्षमता बनाए रखने के दौरान सप्लाई चेन की समस्याओं और विदेशी शक्तियों के साथ मतभेदों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसी वजह से कोई भी घरेलू रूप से प्राप्त और निर्मित हथियार यूक्रेन के लिए एक वरदान है। इसे साबित करने के लिए हमें यूक्रेन अमेरिका रिश्ते के उतार चढ़ाव देखने होंगे। पहले हमने इक्वलाइजर की लागत और यूक्रेन द्वारा अमेरिका से 1500 JDAM-ER खरीदने की बात की थी, लेकिन ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। रूस के ग्लाइड बम के आंकड़ों से तुलना करें तो 1500 JDAM-ER रूस द्वारा मार्च में यूक्रेन पर दागे गए गाइडेड हथियारों की एक हफ्ते से भी कम की आपूर्ति के बराबर हैं। यूक्रेन जब विदेशी शक्तियों से हथियार लेता है तो सप्लाई चेन समस्याएं बनी रहती हैं। क्या यूक्रेन पश्चिमी तकनीक का इस्तेमाल बंद करेगा? बिल्कुल नहीं। पश्चिमी हथियार यूक्रेन के लिए जरूरी है, लेकिन वे स्टॉक पाइल और सप्लाई चेन की दिक्कतों से जूझते हैं, जबकि यूक्रेन में बने हथियारों के साथ ऐसा नहीं होता। पिछले 1 साल या उससे ज़्यादा समय में सप्लाई चेन की समस्याओं के कई उदाहरण देखने को मिले हैं। JDAM-ER की खरीद यूक्रेन अमेरिका संबंधों का सकारात्मक उदाहरण है, चाहे संख्या सीमित हो। मार्च 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की सैन्य सहायता रोकने का आदेश दिया था। व्हाइट हाउस में ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बहस के बाद ये फैसला हुआ, जिससे यूक्रेन और उसके बड़े पश्चिमी साझेदार के रिश्तों की नाजुकता सामने आई। ट्रंप प्रशासन ने रोक जल्दी हटा दी, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं बनी रहीं। जुलाई 2025 में BBC ने बताया कि व्हाइट हाउस ने अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देते हुए यूक्रेन को कुछ हथियारों की आपूर्ति फिर रोक दी। 2 मई 2026 को इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका यूरोप को हथियार देने में देरी कर रहा था, जिससे यूक्रेन को भी डिलीवरी प्रभावित हो सकती थी। इस देरी की वजह शायद ईरान में अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और उसका अमेरिकी भंडारों पर असर है। यहाँ बात यह है कि यूक्रेन के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर रहना अस्थिर है। एक दिन उसके पास एक खेप आने की योजना होती है और वह उसी के आधार पर योजनाएं बनाता है। अगले दिन खेप में देरी हो जाती है या सहायता रोक दी जाती है और सब कुछ बदलना पड़ता है। इक्वलाइजर यूक्रेन को स्थिरता देता है और ये तय करने की आज़ादी देता है कि उसे ये नए बम कितने मिले, कब मिले और उनका इस्तेमाल कैसे करना है। इनका उपयोग कैसे करें, यह यूक्रेन के लिए बड़ा लाभ है। अगस्त 2025 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका ने चुपचाप एक नई स्वीकृति प्रक्रिया बनाई थी जो ये निर्धारित करती थी कि यूक्रेन अटैकम्स का उपयोग रूसी लक्ष्यों के खिलाफ कैसे कर सकता है। उस सिस्टम ने उस आउटलेट के दावे के अनुसार यूक्रेन को मंजूरी की कई परतों से गुजरने पर मजबूर किया, जिनमें अंतिम फैसला अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ लेते थे। ये सही है कि स्वीकृति प्रणाली मिसाइलों से जुड़ी थी, JDAM-ER जैसी गाइडेड म्यूनिशन से नहीं, लेकिन इससे पता चलता है कि अमेरिका यूक्रेन को अपने दिए हथियार रूसी लक्ष्यों पर इस्तेमाल करने से रोक सकता है। यहाँ तक कि अगर यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति मिल भी जाती है तो भी सबसे पहले ऐसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ना ही देरी का कारण बनता है। तुरंत हमले संभव नहीं, जवाबी कार्रवाई में देरी होती है। इससे रूस को यूक्रेन के हमलों के बीच रक्षा व्यवस्था सुधारने का मौका मिलता है। इक्वलाइजर जैसे हथियार से यूक्रेन को अनुमति संबंधी परेशानियों का हल मिल गया है।
इसे यूक्रेन ने बनाया और इसका इस्तेमाल कब कैसे करना है ये वही तय करता है। इसमें बिचौलिया या अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं है। हमारे पास मौजूद जानकारी के अनुसार इक्वलाइजर की तैयारी में लगने वाले समय के आधार पर किसी भी लक्ष्य की पहचान की जा सकती है और उसे 30 मिनट के भीतर ही तबाह किया जा सकता है। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बढ़त है और इसका मतलब है कि घरेलू उत्पादन उन कमियों को पूरा कर सकता है जो अन्य देशों की विदेश नीति में बदलाव के कारण आती है, जिससे यूक्रेन रूस पर दबाव बनाए रख सकता है। एक और फायदा यह है कि इससे यूक्रेन में रूस की वायु रक्षा प्रणाली को पार किया जा सकता है। इक्वलाइजर जैसे गाइडेड हथियारों की एक मुख्य बढ़त ड्रोन और मिसाइलों के मुकाबले ये है कि उन्हें रूसी वायु रक्षा प्रणालियों के लिए पकड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। डिफेंस न्यूज के अनुसार ये बम फ्रंट लाइंस के पीछे कई किलोमीटर दूर से दागे जा सकते हैं, जिससे वायु रक्षा प्रणालियां यूक्रेन के इक्वलाइजर लॉन्च करने वाले जेट्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगी। और जहां तक बम की बात है, वो अपने लक्ष्य के ऊपर केवल अपनी उड़ान के आखिरी कुछ सेकंड में ही दिखाई देता है, क्योंकि उसे स्टैंड ऑफ दूरी से दागा जाता है, जिससे वायु रक्षा प्रणालियों के पास प्रतिक्रिया करने का लगभग कोई समय नहीं होता। रूस वायु रक्षा को लेकर अजीब स्थिति में है। यूक्रेन ने एक साल में खासकर कब्जे वाले क्षेत्रों में इन प्रणालियों को कमजोर किया है। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार जून 2025 से मार्च 2026 के बीच यूक्रेन ने रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर 492 हमले किए और इसके बाद भी और हमले हुए हैं। उन प्रणालियों को बदलना पड़ता है, अक्सर रूस या कब्जे वाले क्षेत्रों में कहीं और स्थित प्रणालियों का उपयोग करके, जिससे यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन के लिए रास्ते खुल जाते हैं। अब इसमें इक्वलाइजर को भी जोड़ दें तो एक नई रणनीति उभर कर सामने आती है। यूक्रेन अपने इक्वलाइजर का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में कर सकता है जहां उसे पता है कि रूस ने अपने एयर डिफेंस मोर्चे के पीछे के नज़दीकी इलाके में तैनात किए हैं। शायद इस प्रक्रिया में रडार और प्रणालियों को भी नष्ट कर सकता है। इससे और भी खाली जगहें बन जाती हैं। मिसाइलें और ड्रोन अब अधिक बार लक्ष्य भेज सकते हैं। सस्ते इक्वलाइजर के कारण बम भी इनके साथ रूसी सैन्य संपत्तियों को नष्ट कर सकते हैं। यह बम यूक्रेन की मिड रेंज फायर पावर कई गुना बढ़ाता है, जिससे रूस के लिए खतरा बढ़ता है, खासकर जब मिड रेंज ड्रोन पहले ही यूक्रेन को मोर्चे के पीछे के नजदीकी इलाके को और अधिक तीव्रता से निशाना बनाने में मदद कर रहे हैं। इक्वलाइजर को सिर्फ उत्पादन रोक सकता है, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। हम बस इतना नहीं जानते कि यूक्रेन इन गाइडेड बमों का उत्पादन कितनी मात्रा में कर सकता है। यूरो मैदान प्रेस के अनुसार इक्वलाइजर यूक्रेन में युद्ध को कितना बदल सकता है, यह इस पर निर्भर है कि यूक्रेन हर महीने कितने नए बम बना सकता है। यूक्रेन को रूस जितना उत्पादन चाहिए तो दोहराने योग्य उत्पादन जरूरी है। अभी कहना जल्दी होगा कि यूक्रेन हर महीने कितने इक्वलाइजर बनाएगा। इन नंबरों तक पहुंचने के लिए आवश्यक लागत विश्लेषण करने से पहले इन्हें अभी भी युद्ध में तैनात किया जाना बाकी है। लेकिन अगर इक्वलाइजर अपनी क्षमता पर खरा उतरता है तो हम देख सकते हैं कि उत्पादन बहुत जल्दी बढ़ सकता है। ऐसा होने पर यूक्रेन के पास स्वदेशी हथियार होगा, जिससे वह रूस के लिए फ्रंटलाइन और मोर्चे के पीछे के नज़दीकी इलाकों को नर्क बना सकेगा। इक्वलाइजर ही यूक्रेन का इकलौता हथियार नहीं है। 2026 में स्काई कैरियर भी युद्ध में शामिल होगा। यह पुराने को यूक्रेन की क्षमता से जोड़ता है, जिससे वह कुछ नया बना सकता है। अब यूक्रेन के पास नया ड्रोन हंटर है और हमारे वीडियो से स्काई कैरियर की जानकारी ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन के नए हथियारों का विश्लेषण मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।